विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक कोई विलयन बनाते हैं तो हम क्या होता है, विलायक में हम विलय कुछ घोलते हैं, है ना। सो अब वो हम कितना घोल रहे हैं उस पर हमारा उसकी सांद्रता मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें के बारे में पता चलता है। तो ये हम एक मैं पहले आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहती हूँ, फिर हम बुक खोलकर इसको और समझेंगे। जैसा हमने इससे पहले वाला हमारे जो सेशन में हमने देखा था, जब हमें कॉपर सल्फेट मिला था जिसमें हमें पे 1 चम्मच था और दूसरे में हमारा ज्यादा था, मतलब एक बार हमारी क्वांटिटी कम थी, एक बार ज्यादा थी, जब हम वाटर में मिक्स कर रहे थे। और हमने ये देखा था कि एक में हमें लाइट कलर मिल रहा था, एक में हमें थोड़ा डार्क कलर मिल रहा था। अब इसका अर्थ हुआ कि जैसे हम एक उसमें मिक्स कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जो हमें एक विलयन मिल रहा है उसकी सांद्रता कैसी होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा। इसी को हम आज समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप मैं कहूंगी कि आराम से समझिए। आपको कहीं समझ में, कहीं एक जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कहीं अगर आपको थोड़ा सा एक चीज लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके फिर से वो सुनिएगा और एक एक स्टेप को समझते जाइएगा। तो टाइम है बुक खोलने का, चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यही हमें कहा है कि जो हमने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं, है ना। अगर हम कोई कि कभी हम जैसे एक सिंपल अगर हम एग्जांपल लें कि हम शिकंजी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी को ज्यादा खट्टा पसंद होता है तो वो ज्यादा नींबू डालता है, किसी को ज्यादा मीठा चाहिए होता है वो ज्यादा चीनी डालता है ना। तो हम अपना एक उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, ये देखिए इसको मार्क करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आप जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको और इजी होगा। तो विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे हम तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है, तो हम के इसमें जो विलय पदार्थ की क्या मात्रा है इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं तनु, सांद्र या संतृप्त घोल, इसको बोल पाते हैं। ठीक है, तो तनु तो एक हो गया मींस डाइल्यूट, सांद्र और संतृप्त मींस कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये आप टर्म आपके सुने हुए होंगे। तो ये जो तनु और शांत, ये क्या है, एक कंपैरिजन है कि वही कि शांत और संतृप्त का मीनिंग एक ही है। तनु और शांत तुलनात्मक शब्द है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा हमने ये जो पहले क्रियाकलाप करा था उसमें हमने जो समूह हमारा आ और बा था, तो इसमें जो प्राप्त विलयन, अगर हम देखें तो जब हमने वही कॉपर सल्फेट का एक कम क्वांटिटी और एक ज्यादा क्वांटिटी ली थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आ हमारा समूह था वो बा की तुलना में तनु था, क्योंकि उसके अंदर जो हमने कॉपर सल्फेट घोला था वो कम था। अब हम लोग एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम फिर से बीकर लेते हैं और उसमें 50 ml हम जल लेते हैं। एक बीकर में हम नमक और दूसरे में हम चीनी अथवा हम बेरियम क्लोराइड मिलाकर उसको एक मिलाते हैं। तो अभी हम बेरियम क्लोराइड नहीं, हम सिंपल अभी हम नमक और चीनी का कर रहे हैं, जैसे आप उसको एक समझ सकें। अब क्या होता है, तो जब विलय पदार्थ में ये जो हमारा विलय है, जब पदार्थ और अधिक ना घुले, तब हम क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। हम उसका 5 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और बीकर को गर्म करते हैं।
फिर हम देखते हैं जब हम गर्म करते हैं उसमें जो एक घुलने की प्रक्रिया है वो एक और बढ़ जाती है वो, और उसमें जब अगर हम और नहीं घोल पा रहे हैं तो जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हम और एक उससे चाहे नमक हो चीनी हो उसको और एक ज्यादा घोल पाते हैं। अब हम आगे जो आपका एक इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है वो है, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? तो ये हम देखते हैं कि हमारा जो उसमें एक घुलने की जो मात्रा होती है वो हमें एक अलग अलग देखने को मिलती है। तो किसी एक निश्चित तापमान पर अगर हम एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर ले लें, क्या जब हमारे जो अगर जल में हम घोल रहे हैं तो हमारे जल का सपोज कर लीजिए 50 डिग्री सी टेम्परेचर है, तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना की विलयन की क्षमता होती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा एक ये जो एक घुलने की क्षमता हर पदार्थ की एक अपनी होती है कि वो उतना ही अपने अंदर घोल सकता है। हम चाहे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं वो थोड़ा और घुल जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो फिर नहीं घुलता है, वो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन में क्षमता होती है। तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें तो ये आता है कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, मीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त अगर हम विलयन की बात करें तो उसका एक होता है कि एक इस तापमान पर अब हम इससे ज्यादा और जो हमारा विलय जो उसको हम जो अंदर हम एक घोल रहे हैं वो और ज्यादा नहीं घुल सकता। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन संतृप्त विलयन का अर्थ यह हुआ उसके अंदर और अब कुछ घोला नहीं जा सकता है। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको हम कहते हैं उसकी घुलनशीलता। तो ये आपकी आ गई घुलनशीलता का परिभाषा। तो इसको दूसरे हम कलर से मार्क करते हैं कि विलय के वो विलय पदार्थ की वो मात्रा जो उस समय जो हमारा जो एक संतृप्त विलयन बना है उसमें कितनी उसकी मात्रा है वो आ जाती है घुलनशीलता। तो ये जब अभी देख रहे हैं ये हमारे अभी हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, इनको जब करेंगे तब आपको इसको और क्लियर होगा। तो ये सब जो है इसको मैं आपको नोट्स रूप में भी दिखाती हूँ फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जितना अभी पढ़ा इसको जरा नोट्स रूप में देख लेते हैं। तो बच्चों विलयन की सांद्रता के बारे में हो तो विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहते हैं, ठीक है। तो मीन्स विलय पदार्थ मेन अगर हम सैचुरेशन की अगर बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना विलय पदार्थ है। तनु है इसका मतलब है विलय पदार्थ कम है, और सांद्र इसका मतलब है कि विलय पदार्थ तनु से अधिक है, ठीक है। संतृप्त विलयन की बात करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम कहें ये संतृप्त विलयन है इसका अर्थ हुआ कि अब हम इसमें और कुछ नहीं घोल सकते हैं, है ना। तो उसमें हम कुछ जो विलय कर रहे हैं जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं वो और ज्यादा उसमें नहीं घुल सकता है। और घुलनशीलता का परिभाषा देखिए, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता। तो हम जब हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है इसका अर्थ है कि उसमें जितना हमारा एक विलय पदार्थ जितनी क्वांटिटी में है वो उसका हम क्या कहेंगे उस विलय पदार्थ की हम घुलनशीलता को परिभाषित इस रूप में कर सकते। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने कहा आप एक एक स्टेप समझिए क्योंकि इसमें हमारी बहुत नए टर्म्स आ रहे हैं। तो हम बुक में भी मार्क कर रहे हैं, आपको नोट्स रूप में भी दिखा रहे हैं कि आपको क्लियर होता जाए।
चलिए अभी तक हमने घुलनशीलता के बारे में समझ लिया, आगे बुक खोल के आगे का समझते हैं। अब बच्चों अब हम अभी तक तो हम कह रहे थे संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होगा? यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसको और आप मार्क कर लीजिए। इसको फिर हम दूसरे, जैसे आप अलग अलग कलर से कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आता जाए कि हम ये इस समय एक नई डेफिनेशन देख रहे हैं कि अगर हम ये देख रहे हैं कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन से कम है, मीन्स अभी उसके अंदर कैपेसिटी है और घुल सकता है, तो अगर वो हम उस समय देख रहे हैं तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है असंतृप्त, मीन्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम दो चीजों के कर रहे हैं, इसको पहले मार्क कर लें, सेमी कलर से कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं विलेय पदार्थ की मात्रा और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सांद्रता की। तो इसको मैं नोट्स में दिखाती हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब हम असंतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं तो एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा यदि संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम मीन्स हम उसमें और घोल सकते हैं, मीन्स उसमें क्वांटिटी और घोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मात्रा के बेसिस पर असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें सांद्रता के बेसिस पर देनी हो, देखिए इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो मीन्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो सैचुरेटेड का जितना घुलना चाहिए उससे कम है, उसमें से उसकी पदार्थ की सांद्रता संतृप्त ये जो, चलिए फिर से बोल रहे हैं, एक विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम जो असंतृप्त विलयन है, मैं आपको यहाँ पे ये मार्क करना चाह रही हूँ कि एक तो उसकी क्वांटिटी पे हम कर रहे हैं, मात्रा पे, और एक कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन पे, सांद्रता पर। तो इसमें आप, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नोट्स में भी दिखा रही हूँ कि मेन हमारा डिफरेंस कहाँ जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए बुक फिर से खोलते हैं अपनी। अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर, एक टेम्परेचर पे, ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? तो वहां हम फिर जब हम ठंडा करना शुरू करते हैं तो हमें थोड़े से क्रिस्टल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम आपको एक मैं कहूंगी कि आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी लीजिएगा कि एक कटोरी भी नहीं, आधा कटोरी बहुत, एक थोड़ा सा, और उसमें आप चीनी घोलिए। ठीक है, पहले हाथ से नॉर्मल घोलिए, फिर आप देखिए कि जब आपकी चीनी एक नहीं घुल पा रही है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा आप बर्तन में चढ़ाकर और थोड़ा सा डालिए और फिर घोलिए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी चीनी उस टेम्परेचर पे आगे और नहीं घुल पाएगी, है ना? तो वो आपका हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और फिर जब आप ठंडा करेंगे तो क्या देखेंगे, तो आपको थोड़े से शुगर क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम ये जो हमारा है, ये जो क्रियाकलाप है, इससे हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। क्या अभी जैसे मैंने चीनी कहा, तो हो सकता है नमक ज्यादा और घुल सके, और अगर आप कुछ और एक चीज और कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हर के जो हम एक पदार्थ उसमें मिक्स कर रहे हैं वो, और किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों पे डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा आपस में घुल सकती है। अब जो विलायक की मात्रा, और इसमें जब हम विलायक की मात्रा कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उसमें द्रव्यमान तथा आयतन की बात कर रहे हैं।
में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए ये सारे बहुत, ये कहें तो ये पूरे पूरे हमारी ये डेफिनेशंस हैं जिसको हमें पढ़ना जरूरी हो रहा है। यहाँ पे अब हम कह रहे हैं सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, या हम कहें विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित है, उसे उस विलयन की हम सांद्रता कहते हैं कि उस विलयन का कितना एक कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम समझते हैं, देखिए ऐसे, विलयन की सांद्रता किसके बराबर है? विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। तो हम इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो ये जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे है। तो देखिए हम दो रूप से दिखा सकते हैं, विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, या विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अगर कहें आपके फॉर्मूलेस हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये थोड़ा सा एक है कि मेन है, देखिए जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कितनी चीज घोली गई और विलयन की उस समय कितनी मात्रा थी, या कितनी चीज घोली गई और उसमें विलायक की कितनी मात्रा, दो हमारे फॉर्मूलेस हमें मिल गए हैं। तो ये जो है इसको हम इस समय हम यहाँ पे दो विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो द्रव्यमान अपॉन विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो आ रहा है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, वही क्योंकि प्रतिशत है। तो ये हमें दो फॉर्मूलेस मिल रहे हैं कि हम वैसे और बहुत तरीके, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान को लेकर कि कितना उसका द्रव्यमान होगा। इसको और समझने की कोशिश करते, देखिए ये एक एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। अब हमें इसकी सांद्रता का परिकलन करना है, इसको कैलकुलेट करना है। मीन्स अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम हमें एक जो है वो साधारण नमक विलय है। तो यहाँ पे हमें जो द्रव्यमान नमक का मिल रहा है वो 40 ग्राम है, और इसमें हम जो विलायक है, देखिए विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, विलायक है, तो जो जल है उसका द्रव्यमान 320 ग्राम है। अब अगर हमें इसकी हमें सांद्रता निकालनी हो तो हमें क्या होगा, देखिए हमारा जो एक फॉर्मूला मेन जाएगा वो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। देखिए कि हमें इस समय हम आयतन नहीं मिल रहा है, हमें द्रव्यमान मिल रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना होगा कि हमें आयतन मिल रहा है या द्रव्यमान मिल रहा है। तो ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और हमारे चाहिए विलयन का द्रव्यमान, और हमें यहाँ पे क्या है, हमें विलयन का नहीं मालूम है, हमें विलायक का मालूम है, हमें विलेय का मालूम है। तो विलयन कैसे बनेगा, जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाएंगे तभी तो विलयन मिलेगा। तो इसलिए हम पहले विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, और विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम 40 और 320 को जोड़ देंगे। तो ये हमें टोटल जो हमें विलयन का द्रव्यमान मिला वो मिला 360 ग्राम। अब हम विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमें 40 दे रखा है, वो आया अपॉन 360 इंटू 100। तो इसका जो हमें जो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत है वो हमें कैलकुलेट करके मिल गया 11.1%। तो ये हमारा इस प्रकार दे हम निकालते हैं कि जैसे इसमें था कि विलयन की सांद्रता का परिकलन हमने इस प्रकार करा
कि जो हमारे पास द्रव्यमान एक हमें मालूम था। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको विलयन का द्रव्यमान दे रखा है या आपको विलायक का दे रखा है या विलय का दे रखा है। बस ये ध्यान रखिएगा और फिर ये फॉर्मूला याद रखिएगा और आपका बहुत इजी है, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको विलयन की सांद्रता के बारे में पता करना हो कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। क्लियर? तो चलिए एंड करने से पहले थोड़े से और नोट्स देख लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे ये आपके सामने देखिए, ये जो फॉर्मूलेस हैं इनको आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-3 बार इनको बिना देखकर लिखिएगा, जैसे आपको याद हो जाए। और इसमें अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है? सो अब हम बच्चों आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि कैसे हम किसी विलयन की सांद्रता के बारे में पता कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक आप ये नहीं समझिए कि एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे नहीं आएगा। ये एक टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं वो आप लिखें और इनको थोड़ा सा खुद लिखकर और फिर सोचिए कि इसका अर्थ क्या आ रहा है। तो अगर आप इसको लिखकर और फिर रिलेट करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मेन है कि आप पहले जितनी इसमें आज आपको देखें, आज के सेशन में हमें बहुत डेफिनेशंस देखने को मिली हैं। तो पहले उन डेफिनेशंस को समझें, परिभाषाओं को समझें, उसके बाद आप ये जो न्यूमेरिकल है इसको समझिए। और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो फॉर्मूला है तो उसमें ध्यान रखें कि विलय का क्या अर्थ है, विलायक का क्या अर्थ है, विलयन का क्या अर्थ है। इसको समझते हुए जब आप करेंगे तो इजीली आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अगले सेशन में हम आगे ये चैप्टर और समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।